केशवापुर गांव में रमणम्मा और उसका बेटा अरुण नाम के अमीर माँ बेटे रहते थे। अरुण को शादी का उम्र आने पर रमणम्मा रिश्ते देखती रहती है। तब उनके घर को अर्चना नाम की एक काली लड़की आती है। कौन है तू? हमारे घर क्यों आई? मेरा नाम अर्चना है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं। मुझे बड़ा किए मेरे मामा मुझे बेच के पैसे लेना चाहता है। मैं आपके बेटे अरुण से बहुत दिनों से प्यार कर रही हूँ। दया करके मुझे आपकी बहू बनाइए। आपको मैं अपनी माँ की तरह देखभाल करूंगी। मेरे बातों पर यकीन कीजिए, मुझे समझिए। ऐसे अर्चना बहुत मनाती है। देखो बच्ची, काला रंग मुझे और मेरे बेटे को पसंद नहीं है। मैं तुझे इस घर की बहू नहीं बना सकती। वो तुझे पत्नी नहीं बना सकता। 2 पुराने साड़ियाँ चाहिए तो बोलो, मैं दे दूंगी। 2 दिन के लिए खाने के सामान चाहिए क्या? बोलना, वो भी मैं दे दूंगी। तेरे बातों पर यकीन करके मैं तुझे इस घर की बहू नहीं बना सकती। मुझे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। मैंने तुम्हें चाहा भी नहीं। अभी तू यहाँ से जा सकती है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कितना बोलने पर भी अर्चना नहीं सुनती और उससे शादी करने का प्रयत्न करने लगी। रमणम्मा और अरुण बिल्कुल मानते नहीं। ऊपर से अर्चना काले रंग में रहने पर उसका मजाक उड़ा के घर से धकेल देते हैं। उससे अर्चना को कैसे जीना है समझ में नहीं आता। तब वो कुछ ना कर सकी और गांव के बाहर रहे पेड़ को लटक कर आत्महत्या कर लेती है। वो मरने के बाद भूत बनके रमणम्मा के घर के ऊपर घर बसा के अरुण को शादी होने नहीं देती। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन रमणम्मा को पास रहे गांव में सिंगैया की बेटी कावेरी के बारे में पता चलने पर उसे देखने सिंगैया के घर जाते हैं। अरुण और रमणम्मा सोफे में बैठे रहते हैं। उनके सामने कावेरी दूसरे सोफे में बैठी रहती है। अरुण और कावेरी एक दूसरे को देखते हैं। मेरा नाम अरुण है। तुम्हारा नाम क्या है? कावेरी। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। तू हाँ कहने से हम शादी करते हैं। तू क्या कहेगी कावेरी? ये बात सुन के कावेरी हंसती है। माँ, मुझे कावेरी बहुत पसंद आई। वो बहुत सुंदर है माँ। अभी अच्छा मुहूर्त रहने से मैं अभी के अभी उससे शादी कर लूंगा माँ। कावेरी को हम अपना घर लेके जाएंगे माँ। तुम्हारा क्या राय है? ऐसे अरुण जल्दबाजी करते समय एक दिन अच्छा दिन देख के अरुण कावेरी की शादी तय करते हैं। भूत बनी अर्चना को ये विषय के बारे में पता चलता है। क्या अरुण की शादी है? मैंने उससे प्यार किया, पर मैं काले रंग में रहने पर रमणम्मा मुझे उस घर की बहू बनाने के लिए ना बोली। अभी मैं अरुण की पत्नी में प्रवेश होके उसे बताऊंगी। जैसे सोचे थे वैसे ही रमणम्मा ने सिंगैया की बेटी कावेरी से अरुण की शादी करती है। कावेरी ससुराल के घर आती है। भूत जोर से चिल्ला के कावेरी में प्रवेश होती है। कावेरी बेटी, मैं काम से बाहर जा रही हूँ। तू घर का पूरा काम करके खाना बना के खा ले बेटी। क्या? काम से बाहर जा रही हो? काम से नहीं तो पानी पूरी गाड़ी से जा। मुझे क्यों? तू घर का पूरा काम करके खाना बना के मेरे पैर दबा। उसके बाद मैं हाँ कहने से तू जाना। बेचारी रमणम्मा को पता नहीं कि बहू कावेरी के अंदर भूत अर्चना है करके। तब वो गुस्से से, क्या रे, तुझको आए हुए 4 दिन ही हुए। सास के ऊपर मर्यादा नहीं है क्या? जो मुंह में आए वो बक रही है। क्या मैं खाना बना के तेरे पैर दबाऊं? तुझे पता है तू क्या कह रही है? जाके घर का काम करके खाना बना। वो बातें सुन के भूत अर्चना बहुत गुस्से से उसका असली रूप दिखा के वो कौन है बताती है। ये विषय के बारे में अगर तू घर में किसी से बोली ना, मैं तुझे मार डालूंगी। अभी जाके मेरे लिए बिरयानी बना। रमणम्मा डरते हुए फ्रिज में रही चिकन ले जाके बिरयानी बनाती है।
डाइनिंग टेबल के पास बैठी भूत बहू से डरते हुए बिरयानी सामने रखती है। भूत बहू को देख के ऐसे ही खड़ी रह जाती है। क्यों सासू माँ, ऐसे खड़े रह गए? खाना लगाइए। हाँ, लगाऊंगी। ऐसे कह के डर के खाना लगाती है। इतने में अरुण आता है। उसे देख के वो भूत अर्चना डाइनिंग टेबल से उठकर रमणम्मा को बिठाकर हंसते हुए, खाइए सासू माँ, मैंने खुद अपने हाथों से ये बिरयानी बनाई, खाइए ना। क्या माँ, तेरी बहू तेरे लिए बिरयानी बनाई क्या? सिर्फ तुम दोनों ही खाओगे या मुझे भी खिलाओगे? हाँ बेटा, बैठो, तुम भी खाओ। अरुण भी बैठ के बिरयानी खाने लगता है। माँ, ये बिरयानी तुमने बनाया क्या? नहीं बेटा, बहू ने बनाया। बहू मुझे पैर भी नीचे नहीं रखने दे रही। हो, तू बहुत भाग्यशाली है माँ। अर्चना कितना सताने पर भी रमणम्मा सहती है। घर में किसी से भी नहीं बोलती। रमणम्मा के कामों से खुश होकर एक दिन, सासू माँ, आपने मुझे किए सेवा से, आपके पकाए खाने से, आपके ऊपर से मेरा गुस्सा कम हो गया। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ सासू माँ। उस दिन आप ना कहने पर मुझे आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। मुझे और किसी से शादी होता और मैं बहुत खुश रहती। मुझे माफ कीजिए सासू माँ। तेरी गलतियों का तुझे एहसास हुआ, ये काफी है। मेरी बहू को छोड़ दे। उसके बाद अर्चना भूत कावेरी के शरीर से चली जाती है। उस दिन से रमणम्मा और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। एक स्थान पर गंगा और रमैया नाम की औरतें रहा करती थीं। वे सास और बहू थीं। सड़क किनारे उनकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और वो एक छोटा सा व्यवसाय करती थी। उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, उनका व्यवसाय कभी भी आगे नहीं बढ़ा। इसीलिए बहू हमेशा बहुत परेशान रहा करती थी। रम्या, ऐसी क्या बात है जिसके बारे में तू हमेशा सोचती ही रहती है? और किसी बात की नहीं सासू माँ, मुझे तो सिर्फ अपने धंधे की चिंता है। दिन ब दिन हमारा धंधा मंदा होता जा रहा है। हमारी दुकान से आकर कोई कुछ नहीं खरीद रहा है। इसके अलावा हम कोई और बिजनेस करें तो अच्छा होगा ना? बोलो, आप ही बोलो। इसके अलावा तू कौन सा बिजनेस शुरू करना चाह रही है बहू? मैं खाने वाली भजियां बेचना शुरू करना चाहती हूँ सासू माँ, ताकि लोग आकर हमसे खरीदे और मजे लेकर खाएं। हाँ ठीक है, तो कल कुछ भजियां बनाकर बेचने की कोशिश कर, और अगर ग्राहक आकर खरीदेंगे तो हम वही काम कर लेंगे। अगले दिन रामिया ने गर्मा गर्म भजियां बनाई और बेचने लगी। गर्मा गर्म भजियां देखकर कुछ लोग आना शुरू हुए और खरीदकर खाने भी लगे। इसके साथ ही उन्होंने जो भी भजियां बनाई थी सारी की सारी खत्म हो गई। ये देखकर राम्या और गंगा खुशी से फूली नहीं समाई। आखिरकार ये आइडिया काम कर गया सासू माँ। देखा आपने, हमने जो थोड़ी सी भजियां तैयार की थी वो सारी की सारी लोगों ने आकर खरीद ली, एक भी नहीं बची। अगर हमने और बनाई होती तो अच्छा रहता। जैसे कि उसने तय किया था, उसने और भजियां तैयार की और वे भी लोगों ने आकर खरीद ली और सारी की सारी अपने आप ही खत्म हो गई। तब बेहद खुश होकर बहू ने गंगा से कहा, सासू माँ, हमारी ये छोटी सी दुकान किसी भी तरह से लाभ नहीं दे रही है सासू माँ, तो हम इसे बंद करके अब से भजी तैयार करके बेचेंगे। बहू ने प्रार्थना की। उसने पूछा, उसके लिए सास गंगा भी मान गई। तो पूरी दुकान को एक भजी केंद्र में बदल दिया गया। उस दिन से उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अचानक से उनका भज्जी व्यवसाय बिगड़ने लगा। लोग उनकी दुकान से खरीदने ही आ रहे थे और वो जो भजियां पकाती थी वो बर्बाद हो रही थी। ऐसा होने से रामिया फिर से गहरी सोच में पड़ गई। सासू माँ, हम जो कुछ भी शुरू करते हैं वो शुरुआत में बहुत मुनाफा देता है, लेकिन कुछ दिन बीतते हैं और घाटा होने लगता है। बहू देख, जो कुछ भी बेचे ये केवल कुछ दिनों के लिए ही मुनाफा देगा। हमारी दुकान पर खरीदारों का तांता लगा रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। मुझे तो यही बात समझ में आई।
मैंने अपनी भज्जी की दुकान को बहुत प्रसिद्ध करने की सोची थी सासू माँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में हमारा व्यवसाय कमजोर हो जाएगा। व्यापार हमारे हाथ में नहीं है बहू। यह हमें कब मुनाफे में देगा और कब हमें नुकसान में ले जाएगा ये कोई नहीं जानता, और हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना ही चाहिए। समझ गई? तो क्या सासू माँ, हम इस धंधे को बंद कर दें और कोई और धंधा शुरू करें? देख, अगर हम कोई दूसरा धंधा भी शुरू कर दें तब भी ऐसा ही होगा। तो मैं तुझे एक बात बताती हूँ, सुनेगी? क्या बात है सासू माँ, बोलो ना। भज्जियों का आकार कम कर और रेट कम कर दे, फिर हम देखते हैं कि लोग आकर खरीदते हैं या नहीं। हाँ, उसने कहा। और राम्या ने अगले दिन यही किया। उसने भज्जी के आकार और कीमत को कम कर दिया और फिर मिर्च भज्जी बाबूजी, मिर्च भज्जी, हम इसे कम कीमत पर बेच रहे हैं, आइए आइए ना आइए। वो सभी को बुला रही थी। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी उस तरफ से जा रहा था। राम्या ने उसे पुकारा, चाचा आओ आओ और भज्जियों का स्वाद लो। तुम हमेशा यहीं से तो खरीदते थे ना, अब तुम्हारी खातिर हमने कीमत भी कम कर दी है। तो बुजुर्ग आदमी बोला, मैं तुम्हारी भज्जियों से ऊब गया और मुझे अब और नहीं खानी है। ये कहा और तुरंत वहाँ से चला गया। बेचारी सास बहू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सारी भज्जियां जस की तस रखी थी, एक व्यक्ति ने भी नहीं खरीदी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तब राम्या की नजर उस कागज पर पड़ी जो उसने लपेटने के लिए निकाला था। उसमें उसने नृत्य प्रतियोगिता का एक विज्ञापन देखा। उसे पढ़ने के बाद उसे एक आइडिया आया। डांस प्रतियोगिता की तरह मिर्ची भज्जी खाने की प्रतियोगिता क्यों नहीं हो सकती सासू माँ? आओ एक बार प्रयोग करें और देखें कि कैसे काम करता है। देखोगे ना? इस तरह उसने अपना विचार अपनी सास को बताया। अगले दिन तक ये खबर सभी लोगों में फैल गई और बहुत सारे लोग मिर्ची भज्जी की दुकान पर आ गए। 10 मिनट में 100 भज्जी खाने वाले को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यदि आप नहीं खा सके तो आपको आपके द्वारा खाई गई भज्जियों के पैसे चुकाने होंगे, बस। ऐसे घोषणा की। हुआ ये कि कोई भी 10 मिनट में 100 भज्जी नहीं खा सका और फिर सभी को अपनी जेब से निकालकर पैसे देने पड़े और एक एक करके सभी निराश होकर वहां से चले गए। सास और बहू भज्जियां बनाती जा रही थी और लोग उन्हें आकर खा रहे थे और इस आइडिया ने उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा दिलाया। उस दिन से वहां मिर्ची भज्जी प्रतियोगिता चलने लगी। उन्होंने खूब पैसा कमाया। जब ऐसे सब चल रहा था, एक दिन एक आदमी रामू बिना पैसे के वहां आया। उसने उस प्रतियोगिता के बारे में देखा और उसे देखकर वो सोचने लगा, अगर मैं असफल हो गया तो मेरे पास उन्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अगर मैं जीत गया तब तो मुझे 1000 रुपए मिलेंगे और भज्जी खा के पेट भरेगा। उसने सोचा और वो भज्जियां खाने लगा। और क्योंकि वो तो बहुत भूखा था, उसने 100 की 100 भज्जियां 10 मिनट से पहले ही खा ली। तब रम्या और गंगा ने खुशी खुशी सबके सामने रामू को 1000 रुपए दिए। रामू भी उस राशि को जीतने पर बड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था और बहुत खुश था। जब रामू को पुरस्कार मिला तो वहां खड़े लोगों में भी आत्मविश्वास जागा और वे और पैसे खर्च करने के लिए तैयार हुए और प्रतियोगिता में